वेलकम इन द ई क्लास ऑफ हिंदी स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में हम हमारा 12th चैप्टर रेडियम की आत्मकथा पढ़ने जा रहे हैं। रेडियम की आत्मकथा एक निबंध है जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। उन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में वे नियुक्त हुए और नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। द्विवेदी जी हमारे प्रथम साहित्यकार हैं जिनको हिंदी साहित्य के सृजन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। हमारा ये प्रस्तुत गद्य पाठ विज्ञान वार्ता से लिया गया है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उसकी यात्रा का आत्मकथात्मक रूप में या शैली में वर्णन हुआ है। संस्कृत तत्सम और अरबी फारसी भाषा के शब्दों की अधिकता इस पाठ में पाई जाती है। तो आइए पढ़ते हैं हमारा निबंध रेडियम की आत्मकथा। रेडियम कहता है, मैं कहाँ जन्मा, यह कहना उसके सामर्थ्य के बाहर की बात और हमारी कल्पना से परे की बात है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पना गीत गेह अर्थात घर में और काल से अनजान तथा घिरे हुए गर्भ में उसकी उत्पत्ति हुई। रेडियम अकेला बिना किसी आधार के अनंत कभी ना अंत होने वाले शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच एक अद्भुत घटना घटी। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने आकर उसे चारों ओर से घेर लिया और वह वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम की दिशा के सागर का एक अंश बन गया। इस दशा में रेडियम कई युगों तक पड़ा रहा और तमाशा देखता जा रहा था कि कैसे एक परमाणु दूसरे, तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर विभिन्न आकार और रूप धारण कर रहे हैं। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी। बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई। परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति और तीव्र होती गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर रेडियम ने देखा कि वह एक अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का अंश बन गया है और इस जलती हुई अवस्था में वह युगों तक पड़ा रहा। मतलब आखिरकार दसों दिशाओं में एक बड़ा गर्जन होने लगा और रेडियम के पहले संसार की रचना हुई। रेडियम इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे वह एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा हुआ था और बड़े बड़े नगरों से सजा हुआ था। इन विषयों का विस्तार कर रेडियम कहता है कि वह हमें थकाना नहीं चाहता। यह नवीन संसार निर्जल अर्थात पानी के बिना मरुभूमि यानी रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया और अंत में फट कर मिट गया तथा ज्योतिर्मय यानी प्रकाश से भरी हुई उत्तर पश्चिम की दिशा के रूप में परिवर्तित हो गया। इस महाप्रलय काल में ही वह इस संसार में बड़े वेग अर्थात गति से फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। यह दूसरा संसार भी कालांतर अर्थात कुछ समय के बाद नष्ट हो गया। इसी प्रकार रेडियम एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा जो कि सिकुड़ते सिकुड़ते हमारी पृथ्वी बन गया। रेडियम पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था क्योंकि यात्रा करते करते वह बहुत थक गया था और अब उसे आराम करना आवश्यक था। इसी से वह पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर अर्थात साथियों यानी अन्यान धातुओं के साथ लेटा रहा।
घोर निद्रा ने आकर उसे घेर लिया और वह कुंभकर्णी नींद में निमग्न यानी डूब गया। निद्रा पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे फिर से यात्रा के लिए उठना पड़ा। रेडियम कहता है कि वह इस हिरण्यगर्भ अर्थात प्रेतात्मा के पेट में कई करोड़ कई पद्म वर्षों से विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई उसके बारे में जान नहीं सका था। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कट कर समुद्र में डूबता गया और रेडियम प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया। बहुत से खनिज धातुओं के साथ उसकी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई थी और वह बराबर उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख में उनके साथ बराबर सहानुभूति रखता था। किंतु अंत में वैज्ञानिकों ने उसे उसके हमेशा साथ रहने वाले चिर संगियों से अलग करके मनुष्यों के सामने उपस्थित कर दिया। वियोग का फल कड़वा होता है। यदि रेडियम चाहता तो वह इस वियोग का फल सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने उसे अपने साथियों से अलग किया था चखा था और फिर मनुष्यों को, किंतु ऐसा करना उसे मंजूर न था, क्योंकि पशुओं में जैसी स्थिति सिंह की होती है, जैसी धाक होती है, देवताओं में इंद्र जैसा मान सम्मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही रेडियम मौलिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर उसे बैठाने वाले मनुष्य ही थे। उसने उन पर प्रसन्न होकर यह बता दिया कि वह मनुष्यों का बहुत सम्माननीय है। उसकी उत्पत्ति विच ब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई। इरोनियम उसके पितामह मतलब दादा और आयोनियम उसके पिता हैं। अर्थात यदि हम इरोनियम को कुछ देर तक यूं ही रख दें तो वह आप ही आप यानी खुद ब खुद आयोनियम में और आयोनियम से रेडियम में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, हम कभी पारस पत्थर की बातें करते हैं। हमने पारस पत्थर का नाम सुना है। यह वह पत्थर है जिसको छूते ही लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता चांदी का रूप धारण कर लेता है। यह पत्थर पहले भारतीयों के पास था, अथवा यूं कहें कि एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणित करने यानी परिवर्तित करने की रीत भारतीय जानते थे। किंतु जब पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इस कपोल कल्पित यानी इसे मनगढ़ंत वस्तु बताया और इसकी हंसी उड़ाई, अब रेडियम के आविष्कार से उनकी आंखें खुली। वे समझने लगे कि जैसे इरोनियम से रेडियम और रेडियम से हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और धातुएं भी एक दूसरे का रूप धारण कर सकती हैं। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया और उनमें से कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई है, किंतु वे ये नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी वर्षों का मूल्य इतना अधिक है कि वह संसार की सभी वस्तुओं से बहुमूल्य होता है। उसका एक कण का जितना दाम है उतने में तो सोने और प्लेटिनियम के ढेर मिल सकते हैं। रेडियम की बहुमूल्यता का अनुमान हम इतने से ही कर सकते हैं कि एक ऑलपिन के सिरे के बराबर उसके एक छोटे से टुकड़े का दाम लगभग 75,000 रुपए होता है। लंदन के मिडिलसेक्स हॉस्पिटल में उस रेडियम के 2 कण हैं। वे इतने छोटे हैं कि हम उन्हें बिना दूरबीन के देख भी नहीं सकते, पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपए है और उन्हें कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखा जाता है। रेडियम से 3 प्रकार की किरणें बराबर निकलती हैं, जिन्हें कि हम अपनी खाली आंखों से देख भी नहीं सकते। रेडियम अपनी किरणों के साथ परमाणुओं का विकिरण अर्थात उन्हें फैलाता रहता है, अलग करता रहता है। यदि रेडियम के किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दे
तो हम देखेंगे कि रेडियम अपना रंग गिरगिट की तरह बदलता रहता है। पहले वह पीले रंग का, फिर धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में वह गुलाबी रंग का हो जाता है। यदि उसे पानी में मिलाकर रख दें तो वह बड़े गुल खिला देता है। पानी से जितना चाहें हम उतना ओजन और ऑक्सीजन जमा कर सकते हैं। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि रेडियम के पास का तापक्रम आसपास के स्थानों के तापक्रम से बहुत अधिक रहता है। अब रेडियम की कुछ उपयोगिताओं को भी जान लें। नासूर अर्थात पुराना घाव। नासूर के रोगियों की चिकित्सा रेडियम के द्वारा की जाती है। हजारों रोगियों की जान रेडियम की बदौलत बच जाती है। हजारों लाखों वर्षों तक रेडियम अपना प्रकाश नहीं खोता। अगर उसे धातु की एक छड़ के सिरे पर बैठाकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक दिखाते रहें तो घाव के निकट जाते ही रेडियम की प्रकाश किरणें घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती हैं। रेडियम का यह किरण विकिरण एक अद्भुत दृश्य होता है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं। उसकी किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। इस किरण तथा परमाणु वितरण से कम वो अवश्य ऐसा जमा होता जाता है कि उसकी थोड़ी सी मात्रा ही और उसके किसी कण से हम वर्षों तक अपना काम कर सकते हैं, किंतु उसका वजन बिल्कुल भी कम नहीं होता। एक बात रेडियम ने अब तक छिपा रखी है। वह देख रहा था कि मनुष्य उसे अपने हाथ से छूता है या नहीं। खूब बचे। यदि एक बार मनुष्य ने रेडियम को अपने हाथ से स्पर्श कर लिया होता तो वह उसे उसी समय उसका मजा चखा देता। उसे छूते ही हमारे हाथों में घाव हो जाएंगे और बड़े बड़े फोड़े उठ आएंगे जो कि शीघ्र ही हमें आराम नहीं दिला सकेंगे। मीन्स वो शीघ्र ही जल्दी से ठीक नहीं हो पाएंगे और उनके द्वारा इतना कष्ट होता है कि उसे सहन नहीं किया जा सकता। इतने से हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि रेडियम की उपयोगिता का अंत हो गया। भविष्य में बड़ी बड़ी करामातें करके यह रेडियम हमें दिखा सकता है। इसकी विलक्षण चालों को हम सुनते हैं तो हमें दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। जैसे जैसे रेडियम का विषय हमारी जानकारी बढ़ाता जाएगा या रेडियम के बारे में हमारी जानकारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम उसकी कद्र करना सीख जाएंगे। दिन ब दिन विज्ञान वेत्ताओं की दृष्टि रेडियम पर अधिक रहेगी और वह उनकी खोज का कारण और बहुत दिनों तक बना रहेगा। रेडियम का नाम धारण करके एक कृत्रिम वस्तु आजकल चल निकली है जिसे कि घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में वे स्वयं चमकने लगती हैं। देखो तो सही, रेडियम सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर मनुष्य की कलाई की घड़ी में मौजूद है। इतनी यात्रा करने पर भी हम भूलकर भी हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यहाँ आकर रेडियम की यात्रा पूरी हो गई है। वह अभी और यात्रा करेगा और करता ही जाएगा। बस एक बात और, रेडियम कहता है कि वह भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं है क्योंकि वे उसकी कद्र नहीं जानते। देखो, भारत में कितनी खाने हैं जहां पर रेडियम विद्यमान है, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वह और इतना अधिकार भी नहीं कि वे उसे खोद कर निकालने और उसकी उपयोगिता को समझें। रेडियम कहता है कि अगर मनुष्य मुझे आदर की दृष्टि से देखेगा, मेरी उपयोगिता को समझेगा, मेरी कद्र करना सीखेगा, तो फिर देखो वह मनुष्य का दास बनने के लिए तैयार है। स्टूडेंट्स, देखा आपने,
इस पाठ में हमने रेडियम के विषय में, उसकी उत्पत्ति, उसकी उपयोगिता के विषय में जानकारी प्राप्त की और यहाँ पर यह निबंध पूरा होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको इस चैप्टर को समझने में मदद करेगा। थैंक यू।